Yes. So very good morning to one and all. So today we are going to learn Good about the morning, sir. microbial diseases that occur in fish. So most of you now you can understand that when we discuss about fish, जब हम मछली के बारे में बात करते हैं, it doesn't means a fin fish only, but it also includes shellfish, isn't it? So we also learned that how a fish become vulnerable to disease when fish or shellfish becomes stressed. So stressed. So when they will become stressed, because in an aquatic environment there are three things that is living together. That is the host, the environment under which an organism lives, and a pathogen. तो होता क्या है कि यदि इन तीन चीजों में कहीं पर भी यदि होस्ट की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए तो वो डिजीज के लिए ज्यादा डिजीज होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं इफ लोड ऑफ पैथोजन becomes much more higher than that of normal, then also fish becomes vulnerable to disease. And the most important thing is the environment. If bad environment or poor water qualities or soil parameters occurs, then again this becomes a stress, and stress leads to immunosuppression, and immunosuppression leads to disease. So the thing is, this is the where fish becomes vulnerable to disease. ठीक है, तो हम लोग आज जो है हमारा जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगा वो हिंदी भी होगी और इंग्लिश, मतलब दोनों मिक्स करके हम लोग देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, Okay, sir. तो सबसे पहले तुम लोग अब फील्ड टाइम मतलब फील्ड विजिट पे जा रहे हो. दिस इज योर 4th सेमेस्टर एंड आई होप दैट मोस्ट ऑफ यू आर रोमिंग समवेयर एल्स, मतलब कहीं ना कहीं घूमने जाते होंगे. अभी छुट्टी है, कॉलेज नहीं जा सकते हैं. तो दिस इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू एक्सप्लोर योरसेल्फ विद इन अ फार्म एरिया. क्लियर? So try to explore yourself, try to go and visit some fish farms जहां पे आप मछलियों को देख सकें, तालाब को देख सकें, उसमें होने वाली बीमारियों को देख सकें. इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हमारा कम्युनिकेशन होता रहता है. कभी किसी मछलियों में बीमारी हो गई, कभी कोई मछली सिक हो गई, तो उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं. तो बेसिकली वी आर गोइंग टू फोकस टुडे ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट. ठीक है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट. क्लियर? तो सबसे पहले हम आते हैं कि जैसे कोई फिश बीमार हो जाए, as we know that prevention is better than cure. Yeah. Okay, prevention is better than cure. तो हम लोगों को प्रिवेंट करना है, तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. तो सबसे पहले मछलियों को हमको जानना होगा कि मछलियां कैसे बिहेव करती है, हाउ दे looks like in normal condition when we made a comparison between a healthy fish. तो मछलियां कैसे हम डिसाइड करेंगे कि मछली हमारी रोगग्रस्त है या नहीं है, या यदि मछली हमारी बीमार होने लग जाए, यदि हमारी तबीयत थोड़ी डल होने लगती है, हम तुरंत पैरासीटामोल या इस तरह की दवाइयां ले लेते हैं ताकि समय पे हमारा ट्रीटमेंट हो सके. ट्रीटमेंट के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो होता है प्रोफाइलैक्सिस और दूसरा होता है थेराप्यूटिक्स. प्रोफाइलैक्सिस मतलब क्या होता है कि या तो हम डिजीज आउटब्रेक नहीं होने दें, इसका मतलब जो हमारी हेल्दी फिश है उस हेल्दी फिश को हम इतना स्ट्रांग बना दें, उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए सो दैट दे कैन फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, सो कॉल्ड पैथोजेंस. क्लियर? या इन केस ऑफ थेराप्यूटिक्स हम क्या करते हैं कि जो मछलियां हमारी बीमार हो जाती हैं उनका हम इलाज करते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम मछलियों की 3 तरह के लक्षण होते हैं. ठीक है, देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू व्हिच वी कैन डिटरमाइन द डिजीज इन केस ऑफ फिश.
द फर्स्ट वन इज द बिहेवियरल चेंजेस। सबसे पहले जब भी कोई बीमार होता है तो उसमें जो सबसे पहला चेंज होगा ना, वो चेंज क्या होगा? वो बिहेवियरल चेंजेस होगा। ये बिहेवियरल चेंजेस जैसे कि यदि हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले आप देखोगे कि जब हमारा शरीर का टेम्परेचर हाई हो उससे पहले हम थक जाते हैं, हमारा जो एपेटाइट है वो लॉस हो जाता है। ठीक उसी तरीके से मछलियां भी बिहेव करती है। अब जैसे कि यदि कोई फार्म पे डेली फीडिंग प्रैक्टिस हो रही है तो मछलियों में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ऑब्जर्व होंगे। हम लोग इसको बोलते हैं साइन और सिम्टम। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो मेजर हैं, जो हमको इंडिकेट करते हैं कि हमारी मछलियां बीमार हैं या अस्वस्थ हैं। अब जैसे सबसे पहले हम पहली पिक्चर पे आते हैं। आप यहाँ पे देखो, पहले बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसके बाद जो इंटरनल फिजिकल चेंजेस हैं, जो इंटरनल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं वो देखेंगे। यानी 3 लक्षणों से हम ये पता कर सकते हैं नाउ यू आर गोइंग टू बी अ फिश डॉक्टर, सो यू मस्ट हैव अ वेरी प्रोफिशिएंट फॉर आइडेंटिफाइंग अ डिजीज। ठीक है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो हमने 3 चीजें बताई, एक पैथोजेन बताया, एक एनवायरनमेंट बताया और एक होस्ट बताया। यहां पे हम सिर्फ होस्ट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हम सिर्फ वाटर क्वालिटी, एक वाटर कलर एक मेजर क्राइटेरिया, एक ट्रांसपेरेंसी एक छोटे से क्राइटेरिया से हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा पानी अच्छा है या नहीं। तो आज फिलहाल हम लोग फिश के बारे में डिस्कस करेंगे कि मछलियां हमारी स्वस्थ हैं या बीमार हैं। तो यहाँ पे 4 बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से? पहला कि जब आप फीडिंग प्रैक्टिस उस फार्म पे हो रही हो तो आप देखते होंगे कि जैसे ही वो फ्लोटिंग फीड्स हम डाल रहे होते हैं तो मछलियां क्या होती हैं, जनरली उस फीड की तरफ आकर्षित होती है। लेकिन ये किस केस में होगा? जब वो मछली सप्लीमेंट्री फीड के अकॉर्डिंग टू, मतलब वो एडेप्टेबल होगी सप्लीमेंट्री फीड के लिए, क्योंकि जो नेचुरल वाटर बॉडीज है दे आर मोस्टली रिलायंट ऑन नेचुरल फूड रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो तालाब होता है जहां पे हम फीडिंग प्रैक्टिस करवाते हैं, वहां पे जब हम आप दाना डालेंगे और आप सडनली आप देख रहे हैं कि जो हमारा जो फिश मास है वो फिश मास कम एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, या जो मास आ रही थी मछलियां, आप एक एग्जैक्ट टाइम निर्धारित कीजिए, उस टाइम पे जब आप फीडिंग डाल रहे हैं तो मछलियां आपकी नहीं फीड ले रही है, मछलियां नीचे की आप देखिए कि उसको कोई मतलब नहीं है खाने से। देन तालाब, मछलियों का तालाब के किनारों पर एवं सतह पे बार बार आना, यानी कि मछली जो है वो क्या करेगी, दे विल कम ऑन टू द सरफेस ऑफ द वाटर और आइदर दे विल कम एट द नियर शोर एरिया। अब होता क्या है, कुछ मछलियां अपने जिसमें पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हो या कुछ ऐसा इरिटेटिंग एजेंट हो तो वो किनारे पे आ जाती है, ताकि वो शरीर में, जैसे हम कुछ ईचिंग होती है हमारे बॉडी में या कोई जू होता है तो हम क्या करते हैं, खुजली करते हैं। इट्स द सेम, जब मछलियों में इस तरह का कोई पैरासिटिक एक्सटर्नल पैरासिटिक इन्फेस्टेशन होता है तो मछलियां क्या करती हैं, या तो वो खरपतवार के नीचे जाएंगी या फिर आपके तालाब के किनारे जाएंगी, वहां पे खुरचेंगी अपने आप को, सतह पे आएंगी यदि हमारे डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल कम है, या फिर जो मेटाबोलाइट, जो टॉक्सिक इफ द टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स एक्यूमुलेशन अकर्स इन मच मोर हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी जब हमारे जब कंसंट्रेशन जो है वो हायर हो जाएगा टॉक्सिसिटी की बॉटम में, तो जो मछलियां हैं वो ऊपर की तरह आने लगी। तो आप लोग समझ लीजिए, सबसे पहला कि ये फीडिंग जो है, फीडिंग के प्रति अपनी रुचि नहीं दिखाएगी, दे विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट व्हेन यू आर सप्लीमेंटिंग फीड। द सेकेंड वन, द फिश विल कम ऑन टू द सरफेस एंड दे विल कम नियर द शोर एरिया। ठीक है, ये क्यों हो सकता है? या तो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो सकता है, या तो जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स है उनके एक्यूमुलेशन की वजह से, जब पॉन्ड में जब टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स ज्यादा हो गया तो वो मछलियां ऊपर आनी शुरू हो जाती हैं, या डीओ लेवल कम हो तो इस केस में मछलियां ऊपर आनी शुरू हो जाती है। थर्ड क्या है, मछलियों का खरपतवार के नीचे छुप कर रहना, या यदि कोई प्रीडेटर्स है या फिर कुछ
पैरासिटिक इन्फेस्टेशन है तो वो अपने शरीर को खुरचने के लिए उस खरपतवार के पास या फिर सोर के पास चली जाती हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो वल्नरेबल या थ्रेट फील कर रही हैं, तभी हमारी मछलियां उस किनारे पे जा रही हैं। और चौथी क्या है कि यदि मछलियों में जो उनकी जो उनका स्विमिंग वे होता है, तो आप उसमें एक एबनॉर्मल स्विमिंग मूवमेंट देख सकते हो या फिर उसको स्लगिश देख सकते हो। तो ऐसे में हम डिनोट कर सकते हैं कि मछलियां हमारी बीमार हैं। तो ये क्या होगा, ये थे देयर आर फ्यू बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स थ्रू व्हिच वी कैन कम टू द कंक्लूजन दैट वेदर आवर फिश इज डिजीज्ड और नॉट। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? मैं तुम लोगों से यस सर। हाँ मुझसे यस सर। हमेशा बायलैटरल हम लोग यदि बातें करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो बायलैटरल कम्युनिकेशन होता रहना चाहिए, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं सिंपली एज यूजुअल क्लास ले रहा हूँ। देन सेकेंड थिंग, हम लोग अब आते हैं कि ये तो था बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। वी हैड टॉक ऑन बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इफ देयर इज अ डिजीज आउटब्रेक, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइन एंड सिम्टम विल अकर ऑन देयर बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। द सेकेंड थिंग इज द फिजिकल अपीयरेंस, यानी जो मछलियों का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो कैसा होगा। तो आप फिश डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो मैंने आपको ये बताया कि हमारे जो मछलियां हैं वो बीमार हो रही हैं, इससे पहले हमको जानना है, तभी हम बिकॉज अ ट्रीटमेंट केयर्स अ डिजीज व्हेन डिजीज डायग्नोस्ड एट अर्लियर स्टेज। क्लियर? यानी डिजीज की आइडेंटिफिकेशन यदि हम पहले कर लेते हैं, एबनॉर्मलिटी हम पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं, तभी हम उसका केयर कर सकते हैं। हम अपने भी केस में देख सकते हैं, यदि बीमारी की हम सही पहचान सही समय पर करें तभी उसका इलाज संभव है, नहीं तो ये क्या हो सकता है, इट मे क्रिएट अ पैनिक इन एन एक्वाकल्चर फार्म। तो ये तो था बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग आते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर में बात करने के लिए। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हिंदी में बोलते हैं अत्यधिक श्लेष्मा। श्लेष्मा मतलब होता है म्यूकस सेक्रेशन। जनरली फीसेस क्या होती है, वो एक्सेसिव म्यूकस सेक्रेशन जो है वो होने लगता है। ठीक है, यदि एक्सेसिव म्यूकस सेक्रेशन, मैं इसलिए बार बार बोलता हूं, जब भी आप किसी फार्म पे जाते हो यू मस्ट नो दैट behavior of a normal fish, how it behaves, then you can made a comparison between the diseased fish. तो म्यूकस जो है वो सबसे ज्यादा, अब आप देखोगे क्या कि म्यूकस क्या होता है, यदि आप ऑर्नामेंटल टैंक में देखोगे तो आप देख सकते हैं कि म्यूकस का क्या होता है कि छल्लेदार जो है वो निकलता है, स्लफिंग मैकेनिज्म इसको बोलते हैं। तो ये स्लफिंग मैकेनिज्म क्या होता है, वो म्यूकस का एक खोल निकाल के छोड़ देता है, म्यूकस ट्रैप कर लेता है बहुत सारे पैरासाइट्स को। या तो उसमें टीडीएस हाइयर है, यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड हाइयर होगा, या फिर जो पैथोजन ओवरलोड है वो ज्यादा है, या फिर हमारी मछलियां कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील कर रही हैं, इसीलिए म्यूकस सेक्रेट कर रही है। तो ये है म्यूकस। दूसरा क्या है कि जो बॉडी का कलर होगा वो डिस्कलरेशन होगा या अनवांटेड कलर आप देख सकते हैं। तो यदि शरीर का जो उसका कलर है, बॉडी कलर है, वो एक बिल्कुल भद्दा सा लगने लगे, तो आप समझ जाओ कि हमारी मछलियां कहीं ना कहीं बीमार हो रही हैं, फेड हो रही हैं, यदि उनका कलर फेड हो रहा है। फिर क्या है, अब आपको क्या करना है डायग्नोसिस के लिए, ये तो था आपने बिहेवियरल, वहां आपने सिर्फ एक लुक देख करके जान लिया। बिहेवियर यानी एक कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स को बाय लुकिंग वी कैन कम टू द कंक्लूजन दैट वेदर अ फिश इज डिजीज्ड और नॉट। इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव टू चेक बाय पीसेस टेकिंग ऑन आवर हैंड। तो हम लोग अपने पाम पे रखेंगे और देखेंगे क्या मछलियों में एक्सेसिव म्यूकस सेक्रेशन हो रहा है। सेकेंड, लेकिन यहाँ पे फिर एक गौर करने वाली बात है, जब आप मछली को आप लेते हैं हाथ में, तो कुछ देर के बाद जब वो स्ट्रेस में आएगी तो वो ऑटोमेटिकली वो म्यूकस सेक्रेट करेगा, और जब आप ताजी ताजी मछलियां लेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली बहुत सारा म्यूकस डिपोजिट्स होगा उसके बॉडी। तो ये तो था म्यूकस सेक्रेशन। दूसरा, उसका शरीर का जो कलर होगा, जो बॉडी कलर होगा, वो फेड होगा, थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, फीका होगा।
जैसे हम लोग बीमार होते हैं तो हमारा भी चेहरा डाउन हो जाता है, जो बॉडी है वो अपीयर होने लगती है डल जैसी, ठीक उस तरीके से आप इजीली उस मछली को पकड़ सकते हैं जो बीमार हो गई। सबसे बड़ी बात, उस मछली को इजीली आप कैच कर सकते हो। तीसरी चीज क्या है, शरीर पर अथवा पंखों के नीचे हल्के लाल रंग के घाव, मतलब ऑन देयर बॉडी सरफेस और आइदर ऑन देयर फिन फिनलेट्स यू कैन चेक सम काइंड ऑफ रेड हेमोरहेजेस। हेमोरहेजेज मतलब क्या होता है, खून का निकलना। हेमोरहेज मतलब खून का निकलना। तो आप उसमें यदि ब्लड ब्लड डॉट्स देखते हो, इवन अ पिन पॉइंट साइज, यानी पिन पॉइंट साइज भी आप देखते हो, तो आप कह सकते हो कि मछलियां कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड में हैं या फिर उनको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन। तीसरा चीज आपको क्या ऑब्जर्व कर चौथा चीज क्या आपको ऑब्जर्व करना है, क्या मछलियों के ऊपर में एनी काइंड ऑफ व्हाइट स्पॉट्स आर देयर, or whether their kind of unusual pigmentation on their body surface like black spots, white spots or violet color or purple color or shiny sandy like appearance। तो ये चीजें आपको चेक करनी है, ठीक है। ये चार चीजें। अब जो पांचवा है इसमें आप देखोगे कि पेट फूलना, सल्क गिरना, मतलब स्वेलिंग ऑफ एब्डोमेन, ठीक है, देन लूजनिंग ऑफ स्केल्स, एंड थर्ड वन इज डिपोजिशन ऑफ फ्लूइड्स अंडर दैट स्केल्स। यानी जो मछली की जो पेट होगी वो एबनॉर्मली वो स्वेल की होगी। अब आप किस केस में, आप ब्रीडिंग सीजन में भी पेट फूला रहता है, तो आप कैसे डिमार्केट करोगे कि ये ब्रीडिंग सीजन का फूला है या सच में हमारी मछलियां बीमार है। तो दो चीजें हैं, यदि मछली स्वस्थ है और ब्रीडिंग सीजन में, तो वो आपके हाथ में जल्दी पकड़ में नहीं आएगी क्योंकि वो हेल्दी है, वो बच सकती है, पहला। दूसरा, यदि पेट फूला हुआ है और आप हल्का आप उसको जेंटल प्रेस करते हैं, तो या तो एग उसमें से निकलेगा या तो मिल्क आप निकलता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। और विथ एक्सपीरियंस आप जान सकते हो कि हमारा ब्रीडिंग सीजन है कि, जैसे गोल्ड फिश एक साल में 3 बार 4 बार ब्रीड करते हैं, कॉमन कार्प 3 बार ब्रीड करती है, 2 बार ब्रीड करती है, 2 से 3 बार ब्रीड करती है, जो हम लोग सिंक्रोनस ब्रीडिंग बोलते हैं या एसिंक्रोनस ब्रीडिंग बोलते हैं। तो इसके कारण भी पेट फूली हो सकती है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ। इसके बाद बोलते हैं सल्क का निकलना, यानी जो आपकी स्केल्स होगी ना, वो इजीली जैसे ही आप पकड़ेंगे तो आपके हाथ में स्केल्स आ गई, ठीक है। इसके बाद आप जैसे ही उसके स्केल को थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो थोड़ा सा कोई फ्लूइड निकलता है, पानी जैसा, जैसा हम लोग को पस निकलता है या कोई खुजली हो जाती है हम लोगों को, तो हम लोग दबाते हैं तो पानी जैसा चीज निकलता है। ठीक उसी तरीके से यदि ये 3-4 क्राइटेरिया आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अपीयर हो, तो आप एक बार में समझ सकते हैं कि आपकी मछली बीमार है। मैं जो आपको ये आज लेक्चर देने जा रहा हूँ, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिजीजेस टू आइडेंटिफाई, क्योंकि अभी आप लोगों को काफी सारे फार्म भी अलॉट हो गए होंगे। आप लोग कर रहे हो ना ट्रेनिंग, आप लोग की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। नो सर। अच्छा, नहीं सर, ट्रेनिंग नहीं हुआ। ठीक है। तो कभी भी नहीं भी होता है, आपके आसपास यदि कोई फार्म है, यू जस्ट विजिट देयर। और अभी बहुत सारी मछलियों में बीमारियां होती हैं, स्पेशली अभी जब विंटर सीजन आने वाला है। अभी से एक 1.5-2 महीने से मैं बहुत परेशान था, रात में भी फोन आ जाते हैं कि हमारी मछलियां बीमार हो रही है या फिर ऐसे, ठीक है। और मुझे लगता है अनुराग ने एक पिक्चर भी भेजा था फ्लावर हॉर्न का, ठीक है। वो फ्लावर हॉर्न ट्रीट हुई या नहीं हुई अनुराग। नहीं सर, वो फ्लावर उसका हॉर्न जो है, बहुत दिन। एक्चुअली क्या है कि जब भी वो फ्लावर हॉर्न जब ट्रीट करते हैं आपके कॉलेज में, मुझे 2-3 इस तरह के मैसेज आए, कुछ लोगों के तो ट्रीटमेंट हो गए इजीली। जैसे कुछ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट प्रभात ने एक बार किया था, तो फिर बाद में थैंक्स थैंक्स बोला कि इट्स ओवर नाउ। एक्चुअली फ्लावर हॉर्न में प्रॉब्लम है, वो अभी हम लोग सब देखेंगे, उसमें जनरली वो अपना एक्वेरियम साफ नहीं रखता होगा, तो वो कंटिन्यूअस, हमारे एक सीनियर के साथ यही सेम केस हुआ, उनका ट्रीटमेंट हमने बताया और ट्रीट हो गया। तो ये चीज देखने की जरूरत है। वो हो सकता है सर, जैसे बताए थे उसको, वो किया नहीं होगा या नहीं कर पाया होगा वैसे मेंटेन। जनरली वो जो क्या हम लोग होता है, मछली फार्मर रखते एक बार ट्रीटमेंट हो जाएगा ना, दे विल नॉट कॉल यू बैक until and unless they will get again subsequent outbreak। तो मुझे फोन करके पूछना पड़ता है कि ट्रीटमेंट हुआ या नहीं हुआ।
तो वो बताएंगे, उसमें बहुत सारे तो छूट जाते हैं, तो जब हो गया तो मैं बोले बताना चाहिए, इसलिए तुम लोग भी पता करो। देन नेक्स्ट वी विल से, फिर क्या है, मछलियों के पंखों का टूटना अथवा सड़ना, मछलियों की आंखों में सूजन, यानी कि उनके जो जो इनका जो फिन है ये क्या होगा, इरोडेड होगा। यहाँ पे क्या होता है, ये ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, जो फिन्स होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियल सेल से वो ज्वाइंट होते हैं। तो आप इसको फिन को फ्रेड देख सकते हैं, फिन ब्रेकेज देख सकते हैं। तो इस तरीके में हम लोग बोल सकते हैं, या तो उनका जैसे मीन पक्ष का सड़न एवं गलन उसको बोलते हैं, ठीक है, डिटेरियोरेशन ऑफ फिन्स, फ्रेड फिन्स और फिन ब्रेकेज। तो इस तरीके की यदि आप चीजें देखते हो तो आप बता सकते हो कि आपकी मछली बीमार है। क्या मछलियों जो बल्जिंग ऑफ आई, संकेन आई, बल्जिंग ऑफ आई मतलब क्या होता है, ऑप्थेल्मिया, यानी कि आंख का बाहर निकल जाना, या फिर आंख का अंदर चला जाना, जिसको धस जाना जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो सनकेन आइज उसको बोलते हैं। देन मछलियों के गलफड़ों का टूटना, मीन्स जो गिल्स हैं वो फ्रेड होंगे। जो आपके हेल्दी फिश हैं, अब अभी आप लोगों ने बहुत सारे हेल्दी फिशेस देखी होगी, तो जो उनके जो गिल्स हैं वो भी फ्रेड होंगे, उसमें म्यूकस ज्यादा डिपॉजिट होगा, उनका जो कलर होगा वो ब्राइट नहीं होगा, फिर उसमें म्यूकस बहुत सारे डिपॉजिट होंगे। इसके बाद बहुत सारे यदि सिस्ट हैं या नहीं है, वो चीज आप लोगों को चेक करते रहना है। या फिर उसमें कोई व्हाइट काइंड ऑफ स्पॉट्स इफ यू आर लुकिंग, देन यू कैन कम ऑन टू द कंक्लूजन योर फिश इज डिजीज्ड। या फिर मछलियों में कभी कभी क्या हो सकती है कि मछलियां हम निकाल रहे हैं लेकिन हमको दिखता नहीं, तो उसमें क्या होता है, कॉटन डिजीज, इन केस ऑफ फंगल डिजीज में जब मछलियां को आप निकालते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जब मछलियां पानी के अंदर में रहती है उस रुई को हम इजीली देख सकते हैं, ठीक है, रुई जैसा एक चीज निकल रहा है, शायद आप लोगों ने अपने कॉलेज में भी देखा होगा कि किस तरीके से एक जब मछली सड़ने लगती है तो कैसे फंगस उस पर आउटब्रेक करता है। दीज आर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये तो थे कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए अब आपको देखना पड़ेगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्नोसिस करनी होगी। और डायग्नोसिस कैसे, क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस में आप उसमें से ब्लड निकाल सकते हो, ब्लड पैरामीटर चेक कर सकते हो। देन सेकेंड थिंग, ब्लड पैरामीटर्स चेक करने के पहले आपको एनेस्थेटिक्स देना जरूरी है, एनेस्थेटिक्स का यूज कीजिए, नहीं तो आपके ब्लड पैरामीटर्स वो हमेशा ऐसा दिखाएंगे कि वो डिजीज है। देन जो लीवर कलर है वो उसका सही है या नहीं है। जो किडनी है, जो किडनी, आप किडनी कहाँ पे लोकेटेड होता है ये प्रोबेबली सब लोगों को पता होगा। जो किडनी है, आप लोग देखो कि ये पिक्चर है दिया हुआ, तो इस पिक्चर में ये जो किडनियां हैं वो किस तरीके से वहां पे क्या कोई कुछ टूटी फूटी है या होल है या कोई सिस्ट है व्हाइट स्पॉट टाइप की, इन सब सारी चीजों को देखना है। देन मछलियों की आंख में कृमि, यानी कि यदि कोई इस तरीके की फ्लैट वर्म्स या राउंड वर्म्स या एनी काइंड ऑफ पैरासिटिक cyst if you are observing, then you can come on to the conclusion that your fish is diseased. Then you have to check their other organs like musculatures and all, that whether fishes are suffering from a certain kind of disease or not. Clear? ठीक है, आगे बढ़े। अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा कि हम लोग कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो है एनवायरमेंटल वाटर पैरामीटर्स। देन सेकेंड वन, मेडिकेटेड फीड्स। मेडिकेटेड फीड्स स्पेशली दैट इज प्रोवाइडेड विथ, that is medicated feeds that is provided with a balanced diet, that must be a nutritional diet, and that should be a medicated with some kind of immunostimulant so that the disease outbreak will recede. Okay, इस तरीके से हमको स्टॉकिंग डेंसिटी भी चेक करनी है। ठीक, चौथी चीजें क्या देखनी है कि यदि कोई मछली में बीमारी ऐसी दिख रही हो तो उनको अलग रखेंगे। क्यों अलग रखेंगे?
तो हम लोग आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं उसके बारे में। फिर जो हमारा बीज है, जो सीड्स हैं, वेदर दे आर सर्टिफाइड और नॉट, तो ये सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है। फिर चौथी चीज है कि बहुत सारे जो अदर फिशेस हैं, प्रीडेटर्स हैं या अनवांटेड फिशेस हैं, दे शुड नॉट बी इंटर्ड इनटू योर फार्म एरिया, अदरवाइज दे विल हैम्पर योर कल्टिवेबल फिशेस। इसके बाद अदर चीज हम क्या देख सकते हैं कि जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं वो सही तरीके से ट्रीट हो रहे हैं या नहीं है। टाइम टू टाइम आपको सर्टेन स्टेरलाइजिंग एजेंट्स का यूज करना है, जैसे लाइन का यूज करना है, KBNO4 का यूज करना है। यू जस्ट मिक्स इट एंड यू जस्ट क्योर इट। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि यदि सर्टेन किसी के फार्म पे कुछ ऐसा हो जाए तो हम कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं डिजीज पे। अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं माइक्रोबियल डिजीज के बारे में। तो डिजीज जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो इन्फेक्शियस होता है और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मतलब संक्रामक और दूसरा होता है असंक्रामक, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस संक्रामक मतलब एक दूसरे के संपर्क में जब वो आएंगे तो वो डिजीज स्प्रेड करेगा, फैलेगा। इसीलिए हम लोग जो मछलियां हैं, जो डिजीज फिश हैं, उनको आइसोलेट करके रख देते हैं। और ये डिजीज फिश, ये जो फिश में डिजीज होता है वो किन वजहों से हो सकता है? देयर मे बी सम pathogens involved with it, and these pathogens these pathogens are classified into either they may be a parasite or bacteria or क्या हो सकता है, और फंगस, कवक जिसको बोलते हैं। फोर्थ, वायरस। तो क्या है, एक पैरासाइटिक हो गया। जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राइट ब्रीफ नोट्स अबाउट द फिश डिजीज एंड सेलफिश डिजीज, आपको सबसे पहले डिजीज, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, विद इन इन्फेक्शियस दैट इज क्लासिफाइड इनटू पैरासिटिक, बैक्टीरियल, फंगल एंड वायरल। तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में क्या हो सकते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में तीन आ जाते हैं बेसिकली मेन। वो कौन कौन से हैं? आपके पास यदि कॉपी या पेन है प्लीज राइट डाउन। फर्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल। यदि इन्वायरमेंटल कंडीशन पुअर हो तो इन वजहों से हमारा जो, पुअर कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है, किसी भी चीज का एक्सेसिवनेस और किसी भी चीज की कमी वो डिजीज आउटब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल डिजीज हो सकते हैं। दूसरे न्यूट्रिशनल डिजीज हो सकते हैं, जो यदि हम सप्लीमेंट दे रहे हैं, फीडिंग प्रैक्टिसेस यदि कोई किया जा रहा है तो उसमें एडिक्वेट वाइटामिन या मिनरल सप्लीमेंट या प्रोटीन डाइट नहीं मिलने की वजह से इस तरह की डिजीज आप देख सकते हैं। और थर्ड क्या है, वो है जेनेटिक या हेरिटेबल डिजीजेस। ठीक है, कुछ ऐसे हेरिटेबल डिजीजेस हैं जो एक चीज से उसके प्रोजेनी में होता है। इसलिए हमने बोला था जो सर्टिफाइड सीड हमें देखना चाहिए कि जो सीड्स हैं उनका सोर्स ऑफ सीड क्या है, कहां से लाया जा रहा है। अब हम लोग आते हैं बेसिकली जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस हैं वो कौन कौन से। इसमें है सबसे पहला, आप देखो मछली में क्या इसमें होल है, मछली के जो माथे है उसमें एक होल नुमा कुछ दिखता है। जनरली आप लोग जब भी मार्केट जाओगे तो क्लैरियस गैरिपिनस जो स्पीसीज है उसमें आपको बेसिकली आपको दिखेंगे कैट फिशेस में या पंगेसियस में, उसमें होल नुमा मतलब पिन होल जैसा आपको दिखेगा। तो क्या होल इन द हेड है? आई सनकेन है, यानी जो आई है उसमें वो चमक नहीं है, वो काली काली कुछ स्पॉट्स आपको दिखेंगे। ये हो सकता है कुछ पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से होता। ठीक है, और ये पैरासिटिक इन्फेक्शन कौन से होते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर स्पेशली हम कुछ कुछ चीजें बताते चले जाएंगे, जैसे हम लोग आई फ्लूक में डिप्लोस्टोमम, ठीक है, डिप्लोस्टोमम एक पैरासाइट है जिनकी वजह से आई फ्लूक डिजीज होता है। देन स्किन इरिटेशन, ठीक है, स्किन इरिटेशन कहीं पे है, कहीं या खरोंच है या कहीं वो जो स्किन है वो लेयर निकला हुआ है, क्या फंगस दिख रहे हैं कहीं इस तरह के आपको, ठीक है, या बॉडी फ्लूक्स है। लिम्फोसिस्टिस, लिम्फोसिस्टिस डिजीज मतलब क्या होता है? कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस। जो कॉलीफ्लावर फूल गोभी जो होती है ना, वो फूल गोभी जैसा आप उसके जो सरफेस पे आप देखेंगे फूल गोभी जैसा उसका मांस का एक टुकड़ा जैसा फूल गोभी जैसा हो गया है।
यानी वो मांस का लोथड़ा निकल गया बाहर में, तो वो कारण होता है मे बी ड्यू टू ये लिम्फोसिस्टिस। लिम्फोसिस्टिस इज अ वायरल डिजीज। व्हाइट स्पॉट्स यानी व्हाइट कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं क्या बॉडी पे, या कुछ अल्सर्स, सोर्स या वुंड्स यानी घाव दिख रहे हैं। थर्ड है ट्राइकोडीना। ट्राइकोडीना इज प्रोटोजोन पैरासाइट, और आप इसमें देख सकते हैं कि आपके जो फिन्स होंगे वो थोड़ा ब्राउन कलर के अपियर होंगे, और जब आप उसका स्क्रैप लेते हैं, जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो बहुत एक जैसे कृष्ण जी का चक्र है तो उस तरीके से चक्र जैसा वो दिखेगा पैरासाइट, बहुत खूबसूरत। देन क्रिप्टोकैरियन इरिटेंट्स, तो ये ट्राइकोडीना जो है, अच्छा ये इक्थियोप्थीरियस मल्टीफिलिस जो व्हाइट स्पॉट डिजीज काउज करता है किसमें, फ्रेश वाटर में। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, प्लीज राइट डाउन इट, क्योंकि ये आपके मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। व्हाइट स्पॉट डिजीज इन केस ऑफ फिन फिश इट इज काउज्ड बाय पैरासाइट, and that is the name is Ichthyophthirius multifilus। ये किसमें होता है, फ्रेश वाटर फिशेस में। सिमिलर है, मेरीन फिश में भी व्हाइट स्पॉट डिजीज होते हैं, और ये व्हाइट स्पॉट डिजीज जो होंगे वो किसमें होंगे, ये मरीन फिशेस में होते हैं। क्लियर? तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या है, क्रिप्टोकैरियन इरिटेंट्स। ठीक है, तो व्हाइट स्पॉट डिजीज इज फाउंड इन केस ऑफ फ्रेश वाटर फिन फिश फर्स्ट। अब वहां पे है एक और व्हाइट स्पॉट डिजीज आएगा, लेकिन आपको कहीं भी ऑप्शन में वो बैक्टीरिया ये इक्थियोप्थीरियस नहीं दिखेगा। व्हाइट स्पॉट डिजीज इज काउज्ड ड्यू टू इक्थियोप्थीरियस मल्टीफिलिस और व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस। इक्थियोप्थीरियस नहीं रहे, यदि व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस है तो वो भी व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस व्हाइट स्पॉट डिजीज काउज करता है, बट दे विल काउज इन केस ऑफ ब्रैकिश वाटर shellfishes, especially Peneus monodon are very susceptible of it। क्लियर है ना? ये सब लिखते जाना, देखना, और मेरा जो डिस्कशन है वो तुम्हारे जो एक्सटर्नल पेपर में है वो आ सकता है मेरे। फिर हमें देखना है इंटेस्टाइनल वर्म्स हैं क्या कुछ या नहीं है। वेलवेट डिजीज जो है, वेलवेट डिजीज या ओडोनियम जिसको बोलते हैं, ओडोनियम डिजीज, ये उसमें क्या होता है, जो शरीर है वो वेलवेट या पर्पल कलर का अपीयर होगा आपका, बिल्कुल। ये जनरली जो पैरासिटिक डिजीज है ओडोनियम प्रोटोजोन है, ये मरीन फिशेस में काउज करता है। इसमें होते हैं दो स्पीसीज, जो ओडिनियम होता है वो एक पिसिनोडिनियम बोलते हैं और एक एमाइलोडिनियम बोलते हैं। तो जो एमाइलोडिनियम स्पीसीज है वो मरीन फिश में वेलवेट डिजीज काउज करता है, और पिसिनोडिनियम में येलो पर्पल मतलब येलो कलर का साइन अपीयरेंस होगा उसके बॉडी पे। ठीक है, तो दोनों ही केस में ये क्या है आप देखिए, ओडिनियम इज अ कॉजिटिव एजेंट, यानी पिसिनोडिनियम एज वेल एज एमाइलोडिनियम। फिर आइए फिन हेमोरेजिक। क्या फिन हेमोरेजिक हो रहा है ये आपको चेक करना है। क्या सर्टेन काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया हो सकते हैं, इंटरनल बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो हमने लीवर की बात की, किडनी की बात की, आपको ये चेक करना है क्या किडनी जो है वो एंजाइमेटिक डिसोल्यूशन हो रहा है क्या उसमें ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके के केस में हम कह सकते हैं एक बार में देख करके कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ड्रॉप्सी के केस में पाइनएप्पल स्किल्स, यानी पाइनएप्पल आप लोगों ने देखा है, अनारस देखा है आप लोगों ने। जब क्लास बोर लगने लग जाए तो मुझे जरूर बता देना कि मैं क्लास वहीं क्लोज कर दूं, ठीक है। पाइनएप्पल में क्या होते हैं, जो स्केल्स होते हैं वो निकले हुए होते हैं, ठीक इसी तरीके से इन केस ऑफ फिश जो मछलियों के स्केल होते हैं वो बाहर में इरेक्टेड हो जाते हैं, एकदम ऐसा लगेगा डरावना जैसा। तो ड्रॉप्सी में स्केल्स निकल मतलब एकदम बाहर की ओर निकले रहेंगे, जैसे हमारा उसका स्केल खड़ा हो गया होगा, और पेट जो है वो बल्ज होगा। इनकेस हाँ हेलो, हाँ सर। हाँ अब ये बताओ आज यहीं तक रहने दिया जाए या आगे बढ़ा जाए? मुझे लगता है काफी लोग सेचुरेट हो चुके होंगे। नहीं सर। चलो हम लोग थोड़ी बातें करते हैं अब।